तो विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की रणनीति पर विपिन है हमारे साथ बेरमो को लेकर के, और राजेश हमें बीजेपी की रणनीति क्या कुछ अगर चल रही है इन दो सीटों को लेकर के, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विपिन, बड़ी खबर आज कांग्रेस की तरफ से ही आई कि बेरमो के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसा आप बार बार कह भी रहे थे, आपने एश्योरिटी भी दी थी कि 90% तय है कि जयमंगल सिंह ही वहां से उम्मीदवार होंगे, जो अंदर खाने से आपने खबर दी थी। अब कुल मिलाकर के उस पर मुहर भी लगती हुई नजर आई। तो अब जब यह घोषणा हो गई है तो उसके बाद अब बेरमो की तस्वीर में बहुत ज्यादा कुछ बदलने की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि वहां की जनता भी यही चाह रही थी, उम्मीद भी यही थी कि जयमंगल सिंह ही वहां से उम्मीदवार हो। लेकिन अभी हम एक तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर नॉमिनेशन का आज पहला दिन है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की रणनीति ये चल रही कि भाई अगर जयमंगल सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट वहां की जनता का है, राजेंद्र बाबू का एक बहुत बड़ी, राजेंद्र बाबू नाम की एक लकीर है बीजेपी के सामने। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां के समीकरण कुछ और बदलते हुए नजर आते हैं, या फिर वही समीकरण अभी भी जारी रहेंगे? जी देखिए अभिषेक, अभी जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आमतौर पर जब भी इस तरह के हालात से उपचुनाव की नौबत आती है तो ऐसे में एक सिंपैथी वोट जो है बड़ा फैक्टर हो जाता है राजनीति में। और यहाँ पर जब बात राजेंद्र प्रसाद सिंह की होती है, वो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि 6 बार बेरमो का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक बड़ा चेहरा झारखंड और एकीकृत बिहार में कांग्रेस के इंटक की राजनीति में जिनकी धाक राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो मजदूरों के लिए लगातार काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र, और जिसने खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया बेरमो से, क्योंकि बेरमो से कभी बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी देवी चुनाव लड़ा करते थे, और उन्होंने जब चुनावी राजनीति से संन्यास लिया तो राजेंद्र सिंह को अपनी विरासत सौंपी थी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बिंदेश्वरी दुबे का जो उत्तराधिकारी बनाया गया राजेंद्र सिंह को, तो उनकी विरासत को लेकर राजेंद्र बाबू 2019 तक लगातार बेरमो में सक्रिय रहे, 6 मर्तबा विधायक बने, 2 बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में झारखंड की राजनीति में यह कहा जाता है कि उनका कद कुछ इस कदर हो गया था कि उन्हें अब किसी पद की आवश्यकता नहीं होती थी। जब मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली थी तो कुछ लोग जरूर ये कह रहे थे, लेकिन इतना बड़े सटीक एनालिसिस के बाद एक बड़े नेता ने कहा था कि राजेंद्र बाबू का कद अब किसी पद से बड़ा है, इसलिए मंत्री नहीं बने हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनकी विरासत को संभालने के लिए अनूप सिंह चुनावी मैदान में है, और ये कोई उपचुनाव लड़ने के लिए अनूप सिंह जो कुमार जयमंगल है, जिन्हें की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, वो चुनावी मैदान में नहीं है। उनके अगर राजनीतिक कैरियर को देखिएगा अभिषेक, तो 2004 से वो कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय हैं, तकरीबन 1.5 दशक, और एक 1.5 दशक के बाद किसी को अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो फिर उसके ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता है कि ये वंशवाद की राजनीति है। लगातार बेरमो में सक्रिय रहे कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस की छात्र संगठन NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। इसके अलावा जो राजेंद्र बाबू की सबसे बड़ी ताकत थी मजदूर यूनियन की राजनीति, उसमें भी अनूप सिंह जो है वो लगातार पिता के साथ कदम बढ़ाते हुए आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल इंटक के राष्ट्रीय सचिव भी हैं अनूप सिंह। इसके अलावा कई कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष, महासचिव और सचिव के पद पर भी कार्यरत है। इसलिए क्षेत्र की जनता को के लिए यह नाम कोई नया नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती अनूप सिंह के समक्ष जरूर है कि किस तरह से वो कांग्रेस के इस अभेद गढ़ को फिर से जीत हासिल करके राजेंद्र बाबू का जो सपना था, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है अभिषेक कि जब 2019 में चुनाव परिणाम आए थे, तो जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उस दिन जब मीडिया ने राजेंद्र बाबू से पूछा था कि आपने पूरे चुनाव में कहा कि ये आपका अंतिम चुनाव है, तो क्या आपने ये सिंपैथी हासिल करने के लिए किया? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद के जब जो चुनाव होंगे पार्टी अगर चाहेगी तो मेरे बेटे यहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद से ही लगातार अनूप सिंह की सक्रियता थी। और जहां तक अगर बात करें अनूप सिंह की भूमिका की, तो 2018 में जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे अभिषेक, तो उस वक्त जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय, उनके और अनूप सिंह के बीच में जो बेरमो जो फुसरो नगर परिषद है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार के चयन को लेकर एक टकराहट की स्थिति भी बन गई थी। उस वक्त भी उन्होंने दावा किया था कि दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी, और उन्होंने इन दोनों सीट पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस को जीत हासिल कराई। फिर 2019 के चुनावी समर में वो लगातार सारथी बनकर राजेंद्र बाबू के साथ चुनावी मैदान में थे। सारा चुनावी समीकरण अनूप
अनूप सिंह ही बना रहे थे। बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, कौन सा कार्यक्रम कब कहाँ होगा। तो चुनाव लड़ने की जो अगर हम बात कहें तो सिर्फ अब तक अनूप सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था बेरमो से, लेकिन चुनाव लड़वाने की या फिर चुनाव में जो राजनीतिक समीकरण होते हैं वो बनाने में भी अनूप सिंह को माहिर माना जाता। तो ऐसे में कई चुनौतियों के बीच अब वो चुनावी मैदान में है। आज भी जब उनको टिकट की जानकारी दी गई तो वो चुनावी बैठक कर रहे थे। आज इस तरह से जब टिकट का अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से भी अनूप सिंह ने बात की, आभार जताया है टिकट देने के लिए और कहा है कि पार्टी ने जो उनसे उम्मीदें रखी हैं, जिस हौसले जिनके साथ उनको टिकट दिया गया वो उसे जरूर पूरा करेंगे। और जिस तरह के समीकरण यहाँ पर बने हैं बेरमो उपचुनाव को लेकर, तो यह कहा जा सकता है कि एक तो हालात ये है कि आकस्मिक निधन की वजह से सीट खाली है, दूसरा राज्य में यूपीए की गवर्नमेंट है और अनूप सिंह जो है वो रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है ये कांग्रेस के लिए उनके पक्ष में जाते हैं। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश की तरफ हम चलते हैं। राजेश, अब इसी समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें दुमका के लिए, अगर दुमका और बेरमो दोनों की बात करें तो अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी ने। बीजेपी की रणनीति यह है फिलहाल वेट एंड वॉच। अब दोनों जगह से प्रत्याशियों की घोषणा विपक्ष की तरफ से हो चुकी है, बीजेपी के सामने से, कि भाई यहां से बेरमो से तो अनूप सिंह चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लिए और जेएमएम से बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या उम्मीद करें कि बीजेपी अपने पत्ते कब तक खोलने वाली है, पहला। और दूसरा ये कि क्या जिस तरीके से आज बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमला बोल रहे थे, हमने देखा कि रघुवर दास दुमका में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो क्या मुख्य मुद्दा इन चुनावों में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभिषेक, कोई भी चुनाव चाहे वो उपचुनाव ही क्यों ना हो, एक तरफा नहीं होता। कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अभी के जो हालात हैं, झारखंड में 2 सीट पर जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें बीजेपी पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर रही है। जहां तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी है। और अब चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है तो कल संभवतः इसकी बीजेपी भी घोषणा कर देगी। और जहां तक दुमका की बात है, लुइस मरांडी के नाम पर पूरे आसार हैं कि लुइस मरांडी ही वहां से प्रत्याशी होंगी। प्रमुख दावेदार हैं, चूंकि पिछले बार भी वो प्रत्याशी थी और 2014 में भी वह जीत कर आई थी और सरकार में मंत्री भी बनी थी। बेरमो की बात करें, यहाँ पर थोड़ी स्थिति अलग है। वो यह कि दावेदारों की संख्या अधिक है। पार्टी यह तय करने में लगी हुई है कि अनूप सिंह को कौन सा चेहरा कड़ी चुनौती दे सकता है। अब 3-4 नाम हम लोग कई दिनों से चला रहे हैं कि एक तो निवर्तमान विधायक जो थे वहाँ के योगेश्वर महतो बाटुल के अलावे जो पूर्व सांसद रविंद्र पांडे हैं, इसके अलावे मृगांक शेखर हैं, इसके अलावे एक महिला का भी नाम गिरिजा देवी महतो का है। इन नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी सारी चीजों को तोल मोल रही है कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सा चेहरा अनूप सिंह को कड़ी चुनौती दे सकता है। दुमका की जहां तक बात करें तो लुइस मरांडी के बारे में पार्टी के नेताओं का, प्रमुख नेताओं का ये ऑब्जर्वेशन है कि इस बार के हालात अलग हैं, क्योंकि जो 9 महीने के शासनकाल इस सरकार के रहे हैं, जनता उससे नाखुश और नाराज भी है, निराश भी है। ऐसे में इसका एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट जरूर काम करेगा और बीजेपी को वहां से जीत मिल सकती है। इस ऑब्जर्वेशन में बीजेपी है और पूरी ताकत लगाई हुई है। और देखें, जब से यह सीट खाली हुई है, यानी दुमका की सीट जब से खाली हुई है, तब से पार्टी वहां पर लगातार सांगठनिक तैयारी कर रही है। और जहां तक बेरमो की बात है, बेरमो का मामला बाद में आया जब राजेंद्र बाबू का निधन हो गया, तो उसके बाद बीजेपी वहां पर देख रही है कि किस प्रकार से जातीय समीकरण को साधते हुए किस चेहरे को वहां उतारा जाए, ताकि इमोशनल फैक्टर अपनी जगह है, जो सिंपैथी वोट्स हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो शासन के जो काम
काम काज हैं उसको कैसे भुनाया जा सकता है, जोर शोर से पार्टी वहां पर तैयारी कर रही है। और मैं बताऊं कि पूरे क्षेत्र में कई स्तर पर बैठकें हो रही, बूथ स्तर पर बैठक हो चुकी है। चूंकि बिहार में भी चुनाव है तो कुछ प्रमुख नेता बिहार में भी लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही नाम की घोषणा हो जाएगी और संभवतः कल हो जाएगी तो उसके बाद से सारी टीम जो है वहां लग जाएगी। और अभी टीम का गठन भी हो गया है, सभी को प्रभारी बनाया गया है, कौन क्या काम देखेगा ये तमाम चीजें कागजों पर हो गई है। और जगह जगह पर जाकर लोग कैंपेन भी करना शुरू कर दिए हैं। पार्टी का मानना है कि बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ता है, कोई चेहरा नहीं, लेकिन चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है, ये सही बात है। अब चेहरा के कौन सा होगा, कैसे होंगे, जनाधार उस व्यक्ति का कैसा होगा, यह भी मायने रखता है। क्योंकि राजेंद्र बाबू की विरासत को संभालने की जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने अनूप सिंह पर छोड़ी है, अब देखना होगा कि यहाँ पर टक्कर जो है कांटे की हो। इसके लिए बीजेपी निश्चित रूप से सभी समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी की घोषणा करेगी। अभिषेक, चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रत्याशियों की घोषणा हो, क्योंकि जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी उसके बाद सियासी पारा और चढ़ेगा। आज तो नॉमिनेशन का पहला दिन था और अब तो लगातार सियासी खबरें दुमका और बेरमो से हम आपको दिखाते रहेंगे। तमाम वहां से अपडेट्स जो हैं वो भी हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें।